विनोद के पास फिर को। हाँ विनोद बताइए क्या खबर है, बोलिए विनोद। देखिए और एक नाम जुड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, अनिल देशमुख। अनिल देशमुख इन्होंने कहा मैं और मेरे तमाम जो सहकारी है वो शरद पवार के साथ है, मतलब हम साहब के साथ है। देखिए कुनबा बढ़ता जा रहा है। अनिल देशमुख ने भी साफ कर दिया है कि वो अब रहेंगे शरद पवार के साथ। यानी देखिए सुप्रिया सुले तो है ही, जितेंद्र आव्हाड का ट्वीट आ चुका है, जयंत पाटिल का ट्वीट आ चुका है, अनिल देशमुख का ट्वीट आ चुका है, ये भी कह रहे हैं मैं शरद पवार के साथ हूँ। जाहिर सी बात है अगले 2-3 दिनों में और ऐसे कई ट्वीट आएंगे या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी और बताया जाएगा कि कौन किसके साथ है। और एक नेता जो अनिल देशमुख, आपको पता ही होगा 100 करोड़ की वसूली के आरोप में लगभग 1 साल तक उनकी जेल में रहना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर आरोप लगाए थे और इसके बाद ईडी ने कार्रवाई की थी, उनकी जांच लंबी चली और अब ये रिहा हो चुके हैं और अब ये कह रहे हैं कि मैं शरद पवार के साथ हूँ। विदर्भ का बड़ा चेहरा, नागपुर के काटोल ग्रामीण इलाका है, वहां से ये जीतते हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कई सालों से वो मंत्री है और कई सालों से विधायक भी है। जब जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार आई तब ये मंत्री बने रहे हैं, अब ये शरद पवार के साथ है जी। ओके, अब अनंत विजय, सबसे बड़ी चुनौती इस समय जी शरद पवार का, अगर हम गेम नहीं समझ पा रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने पहले डिसाइड कर ली हो अपनी स्ट्रेटेजी आगे लोकसभा विधानसभा चुनाव तक क्या करना है। उद्धव ठाकरे का क्लियर है, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो कांग्रेस के सामने रह जाएगी। फिर अकेले अपने कंधों पर उद्धव ठाकरे को भी लेके चलना है और शरद पवार की पार्टी को भी लेके चलना पड़ेगा, जो भी बची खुची बची है, और बीजेपी का और इन बाकी दोनों का मुकाबला करना पड़ेगा। अगर आने वाले दिनों में कांग्रेस के कंधे मजबूत रह पाते हैं तो, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं कि अगर वहां कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से खबरें कांग्रेस के खेमे से आती रही हैं कि अशोक चौहान लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं, पिछले दिनों वो देवेंद्र फडणवीस से भी मिले थे, या उनके बारे में जिस प्रकार की बातें होती हैं अभी देखना होगा। लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस के माथे पे चिंता की लकीरें जरूर होंगी। वो जो 48 लोकसभा क्षेत्र में 2 मजबूत सहयोगियों के साथ जाने की सोच रही थी और इस प्रकार का एक आकलन किया जा रहा था कि उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र की जनता जो है वो इमोशन के नाम पर वोट देती है और बाला साहब ठाकरे की विरासत उद्धव को मिलने के नाते उनको इमोशनल सपोर्ट लोगों का मिलेगा जो वोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब आकलन कांग्रेस का अब थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है। उनको फिर से अपनी स्ट्रेटजी को पुनर्निर्धारण करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में क्या करना है, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा क्षेत्र हैं जो एक बहुत बड़ा चंक है। हाँ आशुतोष, यही ना सबसे 2 इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स थे, महाराष्ट्र और बिहार, माना यही जा रहा था कि वहां पर पूरा विपक्ष एक हो गया है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती वही है। पिछली बार ज्यादातर सीटें इन दोनों राज्यों में बीजेपी ने जीत ली थी। इस बार बीजेपी को इन 2 स्टेट्स में अगर कमजोर कर दिया जाए तो उसको 250 के आसपास लाया जा सकता है। पर ऐसे में अगर महाराष्ट्र का खेल बिगड़ गया तो फिर तो कांग्रेस का और विपक्ष का गेम बिगड़ गया। अभी बहुत जल्दबाजी है इस तरीके की कोई टिप्पणी करना। अभी शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शरद पवार ने जो बातें कही हैं, शरद पवार ने कल अपनी पार्टी की बैठक भी बुलाई है। अभी इस गुट के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले दिनों जो फैसला दिया था, उस फैसले के हिसाब से अपने आप को असली पार्टी साबित करना होगा इनको, क्योंकि नहीं, लेकिन आशुतोष, शरद पवार ने क्लियर कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं, वो सिंबल वाली और वो नाम वाली। देखिए इस तरीके की लड़ाइयां अलग तरीके से लड़ी जाती, कोई तीसरा आदमी सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और फिर उस रोशनी में फैसले होते हैं। तो शरद पवार नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक विक्टिम कार्ड खेलना चाहेंगे। वो कहेंगे देखिए मेरे भतीजे ने मेरे पीठ पे छुरा मारा, मैं और ये मेरे साथ गद्दारी की, जनता की सिंपैथी अपने साथ लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पर एक तरीके से अपनी टिप्पणी उस पर कर दी है कि असली पार्टी कुछ और होती है और लेजिस्लेचर पार्टी अलग होती है, और लेजिस्लेचर पार्टी जो है वो उसको जो मूल पार्टी उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो यही कारण है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि भाई अगर उद्धव ठाकरे की सरकार बनी होती, इस्तीफा नहीं दिया होता, तो शायद हम आपको बहाल करने के बारे में सोच सकते थे। तो अभी ये उतना आसान नहीं है। मैं फिर कहूंगा टेस्ट केस बीएमसी का चुनाव है। अगर शिंदे सरकार अगर बीएमसी का चुनाव कराने की हिम्मत करा लेती है, तब तो मानिएगा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। और अगर वो नहीं करा पाती या नहीं कराती है, तब यह मानना पड़ेगा कि अभी भी स्थिति उतनी स्पष्ट बीजेपी के सामने नहीं है जितना वो सोच।